गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 विषय इतिहास चोल प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी चोल प्रशासन का जो शासन प्रबंध कैसे होता था उसके बारे में हमारा अभी विषय सेकेंड चल रहा है, विषय 2। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य बचेगा और शायद सितंबर में हमारा विषय तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मंथली एक वीडियो जुलाई में एक हमारा चैप्टर पूरा हुआ, अगस्त में एक हो जाएगा लगभग और एक हमारा सितंबर में तीसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। टोटल हमारे जो हिस्ट्री के बुक में 7 चैप्टर है। चोल प्रशासन बात वही चीज वापस आती है, कोई सा भी प्रशासन हो केंद्रीय और प्रांतीय 2 भागों में विभाजित होता है। पहले भी बात कर चुका हूँ, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अंदर के थोड़ी चीजें हम याद रखते हैं क्योंकि अलग अलग प्रशासन में अलग अलग वंश में अलग अलग इनके नाम होता है। जैसे हर्षकालीन प्रशासन पढ़ा, अशोक का प्रशासन पढ़ा, तो यहाँ चोल प्रशासन वही राजा, मंत्री परिषद, सैन्य संगठन और न्याय व्यवस्था। प्रांतीय में प्रांतों के नाम लिखे हुए हैं, जो उधर चोल दक्षिण भारत में है तो उनके नाम वैसे ही है, ठीक है। और आय के स्रोत सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये लिखी हुई चीज है। चोल प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत होता था। राजा प्रशासन का प्रधान होता था, उसी का बेटा जो है बाद में राजा बनता था और उसकी सहायता हेतु अधिकारीगण होते थे जिनको मंत्री परिषद का नाम दिया गया था। राजा के निजी सहायकों को उद्यम कुटुंब, इनको जो निजी सहायक होते थे राजा के उनको कहा जाता था उद्यम कुटुंब का नाम था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सैन्य संगठन की तो चोल नरेशों ने साम्राज्यिक सुरक्षा एवं विजयों के लिए विशाल सेना का इन्होंने संगठन किया था, गठन किया था, जिसकी पदाति, अश्वारोही, गजारोही 3 भाग थे। पदाति यानी पैदल, अश्वारोही यानी घुड़सवार और गजरोही यानी हाथी की हस्ती सेना, ठीक है। चोलों की स्थायी सेना में पैदल, गजारोही, अश्वारोही आदि थे। कुंजीर मलक गजारोही दल को कुदिरेच्युगढ़, अश्वारोही दल को बिलीगढ़, धनुर्धारी दल को सेंगुदड़, बाला से प्रहार करने में निपुण सैनिकों को एवं वेलेकोर राजा के अति विश्वसनीय अंगरक्षकों को कहा जाता था। राजा के जो बॉडीगार्ड होते थे, अंगरक्षक होते थे, उनको वेलेकोर के नाम से जाना जाता था। सेना गुल्मों व छावनियों में रहती थी। चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को, जो सेना की टुकड़ी होती थी सैन्य संगठन, जिसे क्या कहते थे सेनापति, लेकिन वहां पे चोल प्रशासन में सेनापति को नायक कहा जाता था। ये याद रखना, नायक, सेनापति नहीं था, वो सेनापति को यहाँ पे नायक कहा जाता था, ठीक है। तो तथा सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। इनके अतिरिक्त चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। चोल शासक अपने जहाजों को व्यापारिक एवं सैनिक दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त करते थे। चोल नरेश राजराज प्रथम था, बताया था राजराज प्रथम, जिसने नौसेना का विशाल नौसेना का निर्माण किया था, ठीक है। और उसकी सेना उत्तरी श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप को विजित कर, श्रीलंका के अलावा मालदीव और लक्षद्वीप को भी उसने विजित कर लिया था। राजेंद्र प्रथम की नौसेना ने अपनी विजय वैजयंती गांगेय क्षेत्र, सिंगल द्वीप, बंगाल की खाड़ी के पार, जावा, सुमात्रा, मलाया आदि प्रायद्वीप पर अपनी पताका यानी अपना झंडा फहरा दिया था। इस समय बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई थी। बंगाल की खाड़ी का कुछ समय के लिए नाम क्या हो गया था, चोल झील, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर पूरा किसका अधिकार हो गया था, चोलों का अधिकार हो गया था। महाबलीपुरम तथा कावेरी पट्टनम मुख्य चोल बंदरगाह थे। 2 चोल बंदरगाह थे, याद रख सकते हैं। 2 प्रमुख चोल बंदरगाहों के नाम, एक का नाम था महाबलीपुरम और दूसरा, पहला था महाबलीपुरम। ये 2 चोल बंदरगाह था और दूसरा जो चोल बंदरगाह था जिसका नाम था कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम। ये प्रमुख 2 चोल बंदरगाहों के नाम हो गई। 2 प्रमुख बंदरगाह थे उसमें चोल वंश के, महाबलीपुरम एवं दूसरा कावेरी पट्टनम, ठीक है। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था की, आगे बात करेंगे। अब न्याय व्यवस्था की, यहाँ पे नायक था और एक महादंड नायक था, 2 थे। सैन्य संगठन के बारे में हमने बात करी। आगे देखो न्याय व्यवस्था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, वो तो था ही। तो सबसे पहले राजा का आदेश अंतिम आदेश था, सर्वोपरि था, ठीक है। चोल अभिलेखों में राजा को धर्मासन का अंतिम न्याय प्राप्त करने के लिए स्थान के रूप में उल्लेख है, जहां पर राजा धर्मासन भट्ट, जो स्मृति शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण विद्वान होता था, की सहायता से न्याय करता था। न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का वहां पे गठन किया जाता था तथा ग्राम न्यायालय, जातीय पंचायत का भी विधान था। गांव में पंचायतें भी होती थी, वो भी छोटे छोटे न्याय के कार्य संपादित करती थी।
चोलों की दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड एवं सामाजिक अपमान के दंड का विधान था। चोल में 2 प्रकार के दंड दिए जाते थे चोल वंश में। एक तो था आर्थिक दंड, पैसों का दंड, यानी कहने का तात्पर्य शारीरिक दंड बहुत कम दिया जाता था, या तो उसको आर्थिक दंड दिया जाता था। जिस प्रकार अपराध की गणना की जाती थी कि उसने किस प्रकार का अपराध किया है। अपराध की अगर मान लो जो एक अपराध का प्रकार है वो गौण है, कम है, तो उसको आर्थिक दंड देके किया उसको दंड दिया जाता था। और या फिर दूसरा जो दंड था वो सामाजिक दंड। सामाजिक दंड में क्या होता था, उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, या उसको देश दे दिया जाता था, यानी उसको गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, या उसको जाति से बाहर कर दिया जाता था, यानी उसका सामाजिक अपमान किया जाता था, ताकि उसको बाद में ये पश्चाताप हो कि मैंने कार्य या मैंने ऐसा कुकृत्य क्यों किया। लेकिन शारीरिक दंड न के बराबर था, बहुत कम ऐसे अवसर आते थे जहाँ पे चोल प्रशासन में किसी अपराध के लिए शारीरिक दंड दिया जाता हो। ठीक है, अब राज्य के आय के स्रोत के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैंने लिखा है तो प्रांतीय शासन। प्रांतों में देखो, दक्षिण भारत की भाषा वलनाडु, नाडु, कुर्रम, ग्राम। याद करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप 2-4 बार याद करेंगे हो जाएगा। वलनाडु, नाडु और उसके बाद में कुर्रम और ग्राम। वलनाडु जो कोट्टम कहते थे, यानी जिलों के समूह को कोट्टम कहा जाता था, और एक पर्टिकुलर जिला होता था उसे कहते थे नाडु। ठीक है, नाडु याद करना। कुर्रम होता है ग्रामों का समूह, तीन ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत में 5-7 गांव की मिलकर एक पंचायत होती है, ग्राम समूह कुर्रम। और एक छोटे से ग्राम को ग्राम ही कहा जाता था। आय के स्रोत, राज्य के आय के स्रोत है ये। ठीक है, तो यहाँ राज्य के आय के स्रोत भी आयम, मनेरे, कडेरे और मग्नमे, ये राज्य की आय, राजस्व के स्रोतों के नाम है ये आपको नाम याद करने हैं। ठीक है, जैसे हमारे होता है कृषि कर, भूमि कर, अलग अलग प्रकार के जो कर होते हैं, आय कर, तो वहां पे अलग अलग करते हैं आयम, मनेरे, कडेरे और मग्नमे। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं। आयम था राजस्व कर था ये आयम। मनेरे गृह कर था, घर बनाने पे कर लगता था। कडेरे व्यापारिक कर था, व्यापारिक प्रतिष्ठान थे उस पर कर लगता था। और ये मग्न में था, ये व्यवसाय कर था। कोई भी व्यवसाय करने से पहले, व्यवसाय करने के बाद में जो जितना मुनाफा होता था उसका जो कर का अपनी आय का कुछ हिस्सा, इनकम का, लाभ का कुछ हिस्सा राजा को या राजस्व में जमा कराना पड़ता था, वो मग्न में था। इसके अलावा एक था आजीविकासु, जो आजीविका पर लगने वाला करता। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है जिससे उसका पालन पोषण हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है, वो आजीविकासु के नाम से जाना जाता था। प्रांतीय शासन में वापस वही प्रांत था, विभिन्न प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम, इसके प्रशासक को मंडल। इसके अलावा प्रांतों के अपने अधिकारी होते थे, अपनी सेना होती थी, ठीक है, अपने न्यायालय होते थे। प्रांतों का विभाजित लिखा हुआ वलनाडु, नाडु, कुर्रम, ग्राम, यानी कोट्टम, जिला, ग्राम समूह और ग्राम। ठीक है, ये प्रांतीय शासन था। अब बात करते हैं स्थानीय शासन की। प्रांतीय शासन के बाद में बात आती है स्थानीय शासन की। तो स्थानीय शासन में देखिए आप, स्थानीय शासन में चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्ता की व्यवस्था थी, जो प्रतिनिधि स्थानों पर पूर्व सभा, महासभा एवं नगरम के द्वारा संचालित होता था। इसके 4 भाग थे, पूर्व सभा, महासभा और नगरम। पूर्व सभा, महासभा एवं नगरम, ये 4 प्रकार की संस्थाएं थी जिनके माध्यम से स्थानीय स्वशासन संचालित होता था। पूर्व सभा, महासभा, नगरम। जैसे हम स्थानीय, अगर हम अभी स्थानीय की बात करें तो पहले नगर परिषद होती है, फिर नगर निगम होती है, फिर नगर पालिका होती है स्थानीय स्वशासन में से। जैसे मान लो कि पहले जिला है, इसके बाद में तहसील है, तहसील के बाद में जो है पंचायत समिति है, फिर पंचायत समिति के बाद में जो है ग्राम पंचायत है, फिर ग्राम है। उसी तरह उस समय 4 थी, पूर्व सभा, महासभा एवं नगर। ये स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन था। ठीक है, तो चोल काल में पौराणिक, आगे देखिए, इनका कार्य था मुख्य रूप से सिंचाई व्यवस्था संभालना, भूमि का विवरण, लगान, करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करते थे। अलग अलग इनका कार्य विभाजित था,
अलग अलग इनका डिवाइड था, इसका अलग कार्य, इसका अलग कार्य, इनका अलग अलग कार्य था। ठीक है, सभा और महासभा में से ब्राह्मण सदस्य होते थे। सभा एवं महासभा ये दो जो थी, इनमें केवल जो सदस्य होते थे वो जाति से जो थे ब्राह्मण होते थे। सभा और महासभा में ये हमें याद रखने योग्य, ये हमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। सभा महासभा में इनको आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी, केंद्रीय हस्तक्षेप न के बराबर होता था। दोनों ऐसी संस्थाएं थी जिनके मामले में केंद्र भी हस्तक्षेप नहीं करता था। ये दोनों संस्थाएं थी, सभा एवं महासभा। ब्राह्मण सदस्य होते थे और केंद्र भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी उनको आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। पूरी तरह से आंतरिक रूप से वो अपना निर्णय खुद लेते थे। केंद्र की तरफ से उन पे किसी भी प्रकार का कोई जो है दबाव नहीं डाला जाता था। ठीक है, इसके अलावा वस्तुतः आगे हम बात करते हैं, ग्राम लघु गणतंत्रित है। इस प्रकार चोल प्रशासन सुसंगठित था और कार्य कुशलता में ये जो है कुशल थे, और ये संस्था इस प्रकार जो है नीचे से ऊपर की ओर जो है तल से शीर्ष की ओर ये प्रशासन संचालित होता था। ठीक है, चोल कला, अब हम बात करेंगे चोल कला की। यहाँ पे देखिए आपको वापस एक बार केंद्रीय, प्रांतीय, केंद्रीय में हुई राजा, मंत्री परिषद, सैन्य संगठन एवं न्याय व्यवस्था। प्रांतीय में हमें बताया गया, हमने ना जो था वो 4 प्रांतों में था, वलनाडु, नाडु, कुर्रम और जिला। ठीक है, उसके बाद में स्थानीय शासन की बात आई तो उसमें 4 संस्थाएं थी। 4 संस्थाएं मिलकर स्थानीय शासन को संचालित करती थी, पूर्व सभा, महासभा एवं नगर। महासभा में 2 प्रकार की सभाएं थी, सभा, महासभा, जिनमें ब्राह्मण सदस्य होते थे, केंद्र न के बराबर उसमें हस्तक्षेप करता था। ठीक है, तो ये बात हमें हमारी जो है चोल प्रशासन कैसे संचालित होता था, केंद्रीय शासन एवं प्रांतीय शासन की। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आगे चोल कला की। चोल कला, जब भी किसी भी वंश की कला की बात आती है तो हम सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं? साहित्य। कौन सा साहित्य रचा गया, किसने लिखा, कौन कौन से मंदिर बने, कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हुई, और कौन कौन से उस समय जो विद्वान पैदा हुए, किसके संरक्षण में वो रहते थे, कौन कौन से उन्होंने रचना लिखी, कौन कौन से नए आविष्कार किए, नए नए उन्होंने खोजें की अंतरिक्ष के बारे में, दृष्टि के बारे में। तो यहाँ चोल कला के बारे में बात करते हैं। चोल कला में पौराणिक शैव एवं वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हुआ। 2 प्रकार के उस समय धर्म चल रहे थे। सबसे पहले हम धर्म की बात करते हैं तो 2 धर्म थे। एक था शैव धर्म जो शिव जी के, जिनको कहा जाता था, याद रखना, शैव जो थे वो नैना कहलाते थे। शैव धर्मावलंबी जो धर्मावलंबी होते थे वो कहलाते नैनार, और दूसरे जो वैष्णव यानी विष्णु के अवतार को मानने वाले वो कहलाते थे अलवार। ये क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है, और कितनी बार जो है आरटीसी द्वारा बहुत प्रकार की जितनी भी कंडक्ट होती है एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी वगैरह, RSIS, इसमें आ जाता है अलवार और नैनार। शैव धर्मावलंबी थे वो नैनार कहलाते थे, और वैष्णव धर्म को मानने वाले अलवार कहलाते थे। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु, उनके अलग अलग रूपों की जो है पूजा की जाती थी, और शैव धर्म में भगवान शिव और लिंग की पूजा पर ज्यादा जोर दिया जाता था। यहाँ लिंग पूजा, और वैष्णव धर्म में विष्णु के अवतारों की पूजा। क्लियर है? उस समय चोल वंश, चोल जो प्रशासन, चोल जब वंश चला था तो धर्म 2 भागों में विभाजित था, शैव धर्मी और वैष्णव धर्मी। शैव धर्मी नैनार या अलवार ये भगवान शिव की पूजा करते थे और लिंग की पूजा को ज्यादा महत्व देते थे। विष्णु
वैष्णव धर्म में विष्णु के अवतारों की पूजा की जाती थी। वराह अवतार है, अलग अलग नरसिंह अवतार है, जितने भी विष्णु के अवतार हमारे यहाँ पे वैदिक काल से माने गए, वेदों में जिनका जिक्र है, पुराणों में जिनका जिक्र है, तो उनके बारे में विष्णु के अवतारों की अलग अलग पूजा की जाती थी। वो अलवार कहलाते थे और ये नयनार कहलाते थे। ठीक है, तो आगे देखिए, इन्होंने अपने भजनों प्रवचनों से दक्षिण को आप्लावित किया। चोल स्वयं शैव धर्मानुयायी थे तथा तथापि वे धार्मिक सहिष्णु थे। यानी चोल वंश के जितने भी सम्राट और जितने भी राजा थे वो खुद स्वयं भगवान शिव को मानते थे, लेकिन फिर भी धार्मिक सहिष्णु थे। धार्मिक सहिष्णु का मतलब क्या होता है, तो वैष्णव संप्रदाय को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना सम्मान वो शैव संप्रदाय को देते थे। हाँ कि मानते वो भगवान शिव को थे, लेकिन उन धर्मों का भी वो सम्मान करते थे। ये नहीं कि ये धर्म चल रहा है, इस धर्म को अनुदान दे रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो इस धर्म को अनुदान या सहयोग नहीं दे रहे। इस धर्म को जितना वो संरक्षण देते थे, जितनी भी जो है सहायता प्रदान करते थे, उतनी सहायता वो वैष्णव अनुयायियों को भी प्रदान करते थे। क्योंकि आगे हम देखते हैं उन्होंने शैव मंदिरों के निर्माण के साथ साथ वैष्णव मंदिरों का भी निर्माण करवाया तथा जैन और बौद्ध विहारों को भी अनुदान दिया। मंदिरों ने सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल कला प्रेमी महानिर्माता थे। इन्होंने विशाल राजप्रसाद, बड़े बड़े महल, कृत्रिम झीलें, बांध, सुंदर नगर, धातु एवं पाषाण की मूर्तियां, भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। चोल स्थापत्य की मुख्य देन जो है मंदिर निर्माण है। सबसे ज्यादा इनकी जो अगर बात करते हैं तो मंदिर निर्माण इनकी सबसे बड़ी देन है। इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ। मंदिर निर्माण जो दो प्रकार की शैली में बनता है, एक तो नागर शैली होती है, एक द्रविड़ शैली होती है। ठीक है, दो प्रकार के जो है मंदिरों की दो ही शैलियां होती है, नागर एवं द्रविड़। और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं लगभग। तो आप दक्षिण भारत की जितनी मूवी देखते हो उसमें मंदिर आते हैं, वो गोपुरम होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो द्रविड़ शैली में बने हुए होते हैं। और दूसरी होती है नागर शैली। जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होते हैं, जो विशाल जिनका जो प्रांगण होता है, वो नागर शैली में बने होते हैं। और अभी हाल ही में जो हम बात करते हैं, अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, वो भी हमारा नागर शैली के अंदर जो है उसकी जो वास्तुकला है वो नागर शैली में जो उसको बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने मंदिरों की मुख्य इनकी विशेषताएं, विशाल वर्गाकार विमान, ऊपर जो विमान है, ठीक है, मध्य में विस्तृत आंगन है, अलंकृत गोपुरम है, मंडप है, अंतराल सजावट के लिए पार्श्विक सिंह ब्रैकेट है, संयुक्त स्तंभ है। संयुक्त स्तंभ एक खंबे के साथ दूसरा खंबा जुड़ा हुआ है। देखते हैं प्रांगण होता है, सीढ़ियां होती है, उसके बाद में मंदिर का विशाल दालान होता है जिसे बरामदा बोलते हैं, और ऊपर उसके बाद में बहुत विशाल जैसे लगता है बहुत सारे जो है स्तंभ जोड़े गए, उसे गोपुरम बोलते हैं। वो दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। चोलकालीन प्रारंभिक मंदिरों की हम बात करते हैं तो प्रारंभिक मंदिर तिरुकटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, पेज नंबर 37 पे आपको देख लेना है। पेज नंबर लिखना है यहाँ पे, ताकि तुम चोलकालीन प्रमुख मंदिरों के बारे में आप पढ़ सकते हो। पेज नंबर 37 देखना कौन कौन से मंदिर है। तिरुकटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, नरतमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर, राजराज का वृद्धेश्वर मंदिर, और सबसे प्रमुख जो मंदिर था, जो बार बार जिसका उल्लेख आरपीसी द्वारा होता है कि गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर किसने बनवाया, तो गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया था राजेंद्र प्रथम ने। ये याद रखना आप, ये मंदिर का नाम है गंगकोंड चोलपुरम। यह मंदिर का नाम है। दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गंगकोंड चोलपुरम, चोल वंश के द्वारा बना हुआ, जिसका निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। यह मंदिर था सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा कोरंगनाथ, ऐरावतेश्वर, तिरुभुवनेश्वर आदि प्रमुख है भगवान शिव के मंदिर है। ये मंदिर भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, और ये आपकी कॉपी में आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार नोट कर लीजिए। इसको दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल साफ, ठीक है। तो ये मंदिर है। मंदिरों में और भी बहुत सारे मंदिर है वहां पे जो प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसके अंदर राजराजेश्वर का मंदिर है, बृहदेश्वर का मंदिर है। ये भी चोल स्थापत्य कला के अच्छे उदाहरण है, जो भी द्रविड़ चित्र जो द्रविड़ कला में प्रसिद्ध है। मंदिरों का निर्माण लगभग 1003 से 1111 ईस्वी में हुआ।
बड़े बड़े मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर की जो भी पूछ ली जाती है, ये भी लिख लेता हूँ, इसे भी आप नोट कर लेना। पर्सी ब्राउन विद्वान था विदेशी, इसने भारतीय मंदिरों के बारे में क्या कहा? पर्सी ब्राउन था, इसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। जो मंदिर था, बृहदेश्वर का मंदिर था, उसे भारतीय वास्तुकला का निकष लिख देता हूं। भारतीय वास्तुकला का निकष इसे कहा जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष कहा जाता है। तो भारतीय वास्तुकला का निकष क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो मंदिर का ऊपर का जो विमान है वो इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने इसको भारतीय वास्तुकला का निकष के नाम से इसको जाना गया है। तो ये था मंदिर निर्माण, ठीक है। और साहित्य के बारे में, साहित्य में भी जो है इसके बारे में बहुत सारे वहां पे विद्वान पैदा हुए थे, ठीक है, जिन्होंने चोल साहित्य लिखा था। अब चोल साहित्य के बारे में और हम बात करेंगे। कल्याण की राजतरंगिणी से हमें चोल साहित्य के बारे में हमें और जानकारी मिलेगी, और उसके बाद में हम बढ़ेंगे कि चोल वास्तुकला के बारे में बात हुई। अब चोल साहित्य में स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्तियों के बारे में भी है। विष्णु जी की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, ब्रह्मा जी की पाषाण मूर्तियां वहां की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है। अनेक अभिलेख लिखे गए। राजराज प्रथम ने ऐतिहासिक प्रसिद्धि के नाम से जो है अभिलेख लिखने की प्रथा शुरू की। शैलेंद्र नामक जो श्रीमान विजयतुंग वर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। तो इस प्रकार ये थी। चोल साहित्य की बात करते हैं तो चोल साहित्य में शिक्षा एवं साहित्य संग्रह सकते हैं। तमिल एवं संस्कृत भाषा का वहां पे प्रचलन था, ठीक है। तमिल को राजा से प्राप्त था। कंबन ने रामावतार नामक ग्रंथ की रचना की। चोल साहित्य की बात करते हैं, एक जरूर याद रखना, चोल साहित्य में एक ही सबसे प्रसिद्ध हुआ था जिसका नाम था कंबन, जिसने लिखी थी पुस्तक का नाम था रामावतार। ये पुस्तक आपको याद होना चाहिए। कंबन रामावतारम की रचना के लिए सबसे प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य आदि अनेक दूसरे भी वहां के लेखक हुए थे। एक शेखर हुआ था, ठीक है, और रामानुज हुए थे। यह आदि वहां पे विद्वानों के इनके नाम है जो कि चोल प्रशासन में साहित्य की रचना करते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद में जो है थोड़ा सा हमें कल्याण की राजतरंगिणी के बारे में है। जो कल्याण की राजतरंगिणी का आपको मैं थोड़ा सा मोस्ट जो चीजें हैं, कल्याण कब पैदा हुआ, कहाँ हुआ, और कश्मीर के बारे में उसने क्या किया, कश्मीर का शुरू से लेकर लास्ट तक का इतिहास, उसके बारे में इंपोर्टेंट हम पढ़ेंगे। और वो है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा आपको समझ में आया होगा। चोल प्रशासन ये वापस आपको दिख रहा है। पर्सी ब्राउन भारतीय वास्तुकला का निकष, बृहदेश्वर मंदिर एक बार देखने की कोशिश करना है, क्योंकि लाइट गई हुई तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोर्ड पे कम दिखे, लेकिन मेरी वॉइस आपके पास आ रही होगी। पर्सी ब्राउन विदेशी जो इतिहासकार था जिसने भारतीय वास्तुकला का निकष कहा है बृहदेश्वर मंदिर को। और दूसरा जो है चोल साहित्य का सबसे बड़ा जो विद्वान हुआ था जिसका नाम था कंबन, जिसको दक्षिण भारत का वाल्मीकि भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का वाल्मीकि कंबन, जिसकी रचना का नाम था रामावतारम। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ओके।